हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज हम रिवाइज करने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। इसके लिए हम लोग अपने शॉर्ट नोट समरी नोट्स यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने हमारी नॉर्मल बुक्स रेगुलर बुक्स परचेज की हुई हैं तो वो आपके बहुत यूज़फुल आएंगी, क्योंकि उसका कंटेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए इस चैप्टर को हम रिवाइज करें। उसका इंटेंशन ये है कि एग्ज़ाम टाइम पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम बाउंड मैनर में, जितना शॉर्ट वे में, जितना समराइज्ड वे में और जितना जल्दी चैप्टर को क्विक रिवीजन हो जाए, वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आखिर कंपनी क्या होती है। देखिए, ये कंपलसरी है कि जब भी आप किसी बॉडी कॉरपोरेट को कंपनी बोलना चाहते हो तो कंपलसरी है कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है तो ही वो कंपनी बोली जाएगी, अदरवाइज कंपनी नहीं बोली जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आज आपने कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करी, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। आप अगर उसे रजिस्टर नहीं भी कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपने उसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा दिया, उसी के बाद में उसे कंपनी बोला जाएगा, अदरवाइज वो कंपनी नहीं बोला जा सकता। उस बॉडी कॉर्पोरेट को, उस बिल्डिंग को, ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी का नाम नहीं दिया जा सकता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर कंपनीज एक्ट कौन सा। देखो, आज कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो या तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो। लेकिन अगर वो पहले ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी, कंपनीज एक्ट 2013 आया ही नहीं था, उससे पहले ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। जैसे 1956 एक्ट चलता था, उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 1956 में एक्ट में रजिस्टर हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? मैंने आपको बोला कि जब एक बार बॉडी कॉरपोरेट कंपनीज एक्ट के अंदर एज कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उसी के बाद में उसको कंपनी बोला जाता है, उससे पहले उसे कंपनी नहीं बोला जा सकता। एक बार कंपनीज एक्ट में आप रजिस्टर हो गए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी ने दे दिया, उसके बाद में कंपनी के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। याद रखिएगा, कंपनी को कैरेक्टरिस्टिक्स तब मिलती हैं जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो चुकी है। अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है तो उसको कंपनी नहीं बोला जाता। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई। क्वेश्चन आता है कि आखिर कंपनी के पास में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करता है, कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी है और उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है आर्टिफिशियल पर्सन, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, तभी जाके उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा। एक बार वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गई, उसके बाद में उसे आर्टिफिशियल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है और वो अपने नाम से कुछ भी कर सकती है। दूसरा आ जाता है कि कंपनी के पास कॉमन सील होती है। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का, साइन करने का एक तरीका होता है। क्या सर हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना जरूरी है? नहीं, अब कंपलसरी नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उस वक्त हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना जरूरी था। पर जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, तब से कंपनीज के पास कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है। तो सर सपोज कीजिए आज कोई एक कंपनी है, और सपोज कीजिए हम सिचुएशन लेते हैं दो। पहली सिचुएशन कि उसके पास में कॉमन सील है। हाँ, तो अगर वो कंपनी किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मान लो वो कंपनी किसी के भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फिर जो अपनी सिग्नेचर करेगी वो उस कॉमन सील के नेचर में सिग्नेचर कर देगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? कॉमन सील के नेचर में सिग्नेचर कर देगी।
लेकिन सर सपोज कीजिए कि कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज एक्ट इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन सर अगर कंपनी को किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास, तो सिग्नेचर कैसे करेगी? उस कंपनी के 2 डायरेक्टर अगर सिग्नेचर कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि कंपनी की कॉमन सील लग गई। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल शब्द का मतलब होता है लगातार, और सक्सेशन का मतलब होता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी के अंदर लोग आते हैं। आप सपोज कीजिए आप कंपनी के अंदर मेंबर बन के जा रहे हो, डायरेक्टर बनकर जा रहे हो, सीएमए बन के जा रहे हो, सीए या सीएस बनकर जा रहे हो, और कुछ टाइम बाद में आपने कंपनी को छोड़ दिया। क्या आपके आने से या आपके कंपनी को छोड़ देने से कंपनी बंद हो जाती है? कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कंपनी के अंदर से बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। किसी के आने या जाने से कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन लगातार चलती रहती है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम से कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, या कोई और डायरेक्टली कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। अगर लिमिटेड होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, पर अनलिमिटेड है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक कंपनी की लाइबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है नेशनलिटी, कि कंपनीज के पास में नेशनलिटी भी होती है। कंपनी का जिस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैंने आपको जब हमने रेगुलर क्लास पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज करो ओयो कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, लेकिन उसके काफी सारे ब्रांच ऑफिस है। और वो ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? सपोज कीजिए उसका ब्रांच ऑफिस जापान में है, चाइना में है। तो उस ओयो कंपनी को क्या बोला जाएगा? जापानीज कंपनी बोला जाएगा, चाइनीज कंपनी बोला जाएगा, अमेरिकन कंपनी बोला जाएगा? नहीं, उसे इंडियन कंपनी बोला जाएगा, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के अंदर है। क्लियर हो गई ये चीज? और इसके बाद में सबसे लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी की खुद की एक एंटिटी होती है, कंपनी खुद अपने नाम से एग्जिस्ट करती है। कंपनी लॉ की नजर में खुद का एक एग्जिस्टेंस लेकर चलती है और अपने नाम से कुछ भी कर सकती है। कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, उनकी सेपरेट पोजीशन है, कंपनी की खुद की एक सेपरेट पोजीशन। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, वो आता है लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल। देखो, लिफ्ट अप या पियर्सिंग शब्द का मतलब होता है लिफ्ट अप करना, उठाना। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, और वेल का मतलब है पर्दा या नकाब। मतलब कंपनी के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, कंपनी के ऊपर एक नकाब लगा हुआ है, और उस नकाब को हटा दो, मतलब सच्चाई का पता लगा। नकाब को हटा देने का मतलब क्या है? कि कंपनी के अंदर गए, कंपनी के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनी और उससे सच का पता लगा। एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में ऐसा होता है कि देखो, कंपनी के पास में सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक है। कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। आपको पता है कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है, कंपनी के उस बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। खुद मतलब एक पर्सन है, बस आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बाकी सब कुछ है उसके पास। क्या होता है, कब बहुत बार कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के अंदर के लोग, इंटरनल लोग, कंपनी में ना फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड करके इलीगल पैसा अर्न करते हैं, और उस इलीगल मनी को वो अपने पास में रख लेते हैं। फ्रॉड करते हैं, इलीगल पैसा अर्न करते हैं, और उसको अपनी पर्सनल पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन वो फ्रॉड किसके नाम पे दिखाया जाता है? कंपनी के नाम पे दिखाया जाता है।
फ्रॉड किया किसने है? फ्रॉड एक्चुअली में कंपनी के मेंबर्स ने या डायरेक्टर्स ने या प्रमोटर्स ने किया है। बट वो फ्रॉड किसके नाम पे शो किया जा रहा है? वो फ्रॉड शो किया जा रहा है कंपनी के नाम पर, ताकि पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग जाए, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है। और ऐसा होता है ज्यादातर कि गलतियां करता है कंपनी के अंदर डायरेक्टर प्रमोटर, ये लोग गलतियां करते हैं, ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये लोग इलीगल काम करते हैं, ये लोग इलीगल प्रॉफिट अर्न करते हैं, पर्सनली अपने पॉकेट में रख लेते हैं उस इलीगल प्रॉफिट को अर्न करके, कंपनी के अकाउंट में नहीं डालते हैं कि फ्रॉड किया, इलीगल पैसा आया और उसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा, ना ना ना, अपने पर्सनल घर पे ले जाते, वाइफ के लिए भाई साहब गजरा लेकर आ रहे हैं, इलीगल पैसा अर्न करके खुद का पर्सनल पॉकेट फिल कर रहे हैं। लेकिन पेनल्टी किसके ऊपर लग जाती है? कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाती है, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स में वो गलतियां दिखाई दे रही हैं। ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन बाई चांस मान लो कभी गवर्नमेंट को या आरओसी को या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी, उसे ऐसा डाउट हो जाता है, उसे ऐसा शक हो जाता है कि शायद यार ये जो फ्रॉड हुआ है ना, ये हमें लग रहा है कि कंपनी ने किया है, बट एक्चुअली में कंपनी ने नहीं किया है, शायद कंपनी के अंदर के लोगों ने किया है। तो अगर डाउट हो गया इलीगल अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो उस केस में वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर जाएगा, इंस्पेक्टर जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट से पता लगेगा कि सच में किसने फ्रॉड किया, सच में किसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो कंपनी के कॉर्पोरेट वेल पर्दे को उठा देगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें गवर्नमेंट को या आरओसी को या लीगल अथॉरिटी को डाउट हो जाएगा कि शायद कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हुआ है वो कंपनी ने नहीं किया, कंपनी के मेंबर डायरेक्टर प्रमोटर इनमें से किसी ने किया है, और वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कराएगा? देखो ऐसे कोई यूनिवर्सल केस नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सल सिचुएशन नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आज अगर किसी ने मर्डर किया, 5 लोगों ने मर्डर किए अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर, तो जरूरी थोड़ी है कि पुलिस हर किसी को पकड़ ही लेगी, या उसका केस अदालत में कोर्ट में चला गया तो वो प्रूव ही हो जाएगा कि इसने मर्डर किया है। कुछ केसेस प्रूव हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बच जाता है, शातिर आदमी है बच जाता है। ऐसी कोई यूनिवर्सल सिचुएशन नहीं है कि उसमें पकड़ के बोला जाएगा कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनी लॉ के अंदर कुछ सिचुएशन लिखी हुई है। कंपनी लॉ बोलता है देखो, हिस्ट्री में पहले पास्ट में भूतकाल में कुछ कंपनीज के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन अकर हुई थी, तो उसमें हमने बाई चांस इंक्वायरी करा ली थी, इन्वेस्टिगेशन करा लिया था, और पता लगा कि कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया, कंपनी के अंदर लोगों ने फ्रॉड किया है। तो अब जो पहले हो चुका है पास्ट में, उन सिचुएशन को हमने एक तरह से बेंचमार्क बना दिया है। हमने ये बोला है कि अगर आज प्रेजेंट में या फ्यूचर में इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर कंपनी में नजर आती है, तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करा लेना, क्योंकि प्रीवियस टाइम में पास्ट में एक बार ऐसा कराया था, तो उसमें पता लगा कि कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया, तो सक्सेसफुल रिजल्ट आया। उनको बेंचमार्क बना दिया उन सिचुएशंस को। अब कौन कौन सी सिचुएशन है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो मैंने बोला कि कंपनी का मेंबर जो है, क्या होता है ना, सपोज करो आज कंपनी के अंदर कोई बंदा मेंबर है, आपको याद हो जब अपन ने रेगुलर क्लास करा था, तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मोहित एग्रो केयर कंपनी का, मोहित एग्रो केयर कंपनी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद है? मैंने आपको बोला था कि एक मोहित एग्रो केयर कंपनी है, उसके अंदर एक मेंबर है मोहित नाम का, उसकी खुद की पर्सनल इनकम है जिसके ऊपर उसे इनकम टैक्स देना चाहिए, पर उसे नजर आया कि यार मैं तो इंडिविजुअल हूं, मेरे ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा, मेरे ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो तो यार ज्यादा रेट से लगेगा, लेकिन अगर कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो कम रेट से मिलेगा, और उसके अलावा उसे डिडक्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसने अपनी पर्सनल इनकम को कंपनी की इनकम में शो किया, आफ्टर डिडक्शन आफ्टर टैक्स, फिर अपनी इनकम को विड्रॉ कर लिया, मतलब अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है। कंपनी को अगर डाउट हो गया अथॉरिटी को, तो वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करा लेंगे, या पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। या बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी का नाम सिर्फ यूज करा जाता है एक क्लॉक की तरह, एक शैम की तरह, मतलब मान के चलिए आज मैं किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं,
और मैं चला गया किसी दूसरी कंपनी के पास में। मैंने उससे बोला कि मेरी कंपनी के ब्याह पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 50 करोड़ रुपए का माल उधार पे दे दो। वहां पर एक्चुअली मैं माल मैं ही ले रहा हूँ उधार पे, बस मैं कंपनी का नाम यूज कर रहा हूँ फ्रॉड करने के लिए। तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर लिया था। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था नाना पाटेकर वेलकम कंपनी वाला, याद है? मैंने आपको बोला था कि सपोज कीजिए एक कंपनी है वेलकम लिमिटेड। वेलकम लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। सपोज कीजिए नाना पाटेकर उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि नाना पाटेकर गोदरेज कंपनी के पास में गए। गोदरेज कंपनी फर्नीचर की फील्ड में काम करती है। नाना पाटेकर ने गोदरेज कंपनी से बोला कि मैं इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं, ये कंपनी आपसे 50 करोड़ रुपए का माल लेना चाहती है और 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देगी। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें नाना पाटेकर ने इस कंपनी का नाम जो यूज किया वो गलत नाम यूज किया। मतलब वेलकम मान लो WELCOM ही नाम है कंपनी का, उसने WOLCOM ऐसे करके वॉलकॉम करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 2 महीने निकल गए, गोदरेज को पेमेंट नहीं मिला, तो गोदरेज कंपनी वेलकम कंपनी के पास गई, बोला पेमेंट दो। इसने बोला मैंने तो कभी कुछ लिया नहीं आपसे। तो गोदरेज ने इस कंपनी के ऊपर केस फाइल किया। तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया गया। पता चला नाना पाटेकर जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उन्होंने पर्सनल फ्रॉड किया था। बहुत बार ऐसा हो जाता है, कंपनी का नाम गलत यूज में ले लिया जाता है। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है। या वेलफेयर लेगिस्लेशन, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के अंदर कोई वर्कर है, वो वर्कर काम कर रहा है, काम करते करते वो इंजर्ड हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उस वर्कर को कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब वो गया कंपनसेशन लेने के लिए, तो कंपनी ने उसे कंपनसेशन देने से मना कर दिया। एक्चुअली में हुआ ऐसा, इसका मैंने आपको केस बताया था अगर आपको याद हो। मैंने केस बोला था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। हमने केस लॉ पढ़ा था। मैंने बोला था ली जो है वो कंपनी में एज वर्कर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, और वहां पर कंपनी का काम करते करते उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जो वाइफ, मतलब जो विडो बन गई, अब वो कंपनी के पास गई और बोली कि आपका वर्कर काम कर रहा था, डेथ हो गई, एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आप कंपनसेशन दीजिए। कंपनी ने डिनाई कर दिया। लेकिन कंपनी के जो डायरेक्टर्स, मेंबर्स, प्रमोटर्स थे, उन्होंने कंपनी के अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर लिया और अपने पर्सनल पॉकेट में रख लिया। उस विडो को नहीं दिया। विडो ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता लगा कि कंपनी तो कंपनसेशन देने के लिए तैयार थी, लेकिन जो मेंबर डायरेक्टर थे उन्होंने कंपनसेशन का अमाउंट निकाल के आपस में बांट लिया और विडो को नहीं दिया। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, इनके ऊपर पर्सनल लेवल पे पेनल्टी लगेगी। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यहां पर हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट होल्डिंग के बेसिस पर देख रहे हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग के बेसिस पर देख रहे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए एक कंपनी है ABC, और सपोज कीजिए एक कंपनी है XYZ, और यहां है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करे हैं। तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी अंडर पब्लिक सेक्टर। कौन से सेक्टर में? पब्लिक सेक्टर। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने XYZ कंपनी के 26% से 50% के बीच में शेयर होल्ड करे, तो ये अंडर जॉइंट सेक्टर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की होल्डिंग के बेसिस पर
कंपनीज को दो सेक्टर में, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दो सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस, पोस्ट पोस्ट जिससे कराते हैं, क्लियर। या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे आरबीआई, एलआईसी स्टैट्यूटरी है ना, खुद गवर्नमेंट बनाती है अपने एक्ट के, मतलब उनके पर्सनल एक्ट के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर। या गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की। लेकिन एक दूसरा सेक्टर होता है जॉइंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 26 से 50% के बीच में होती है। एक क्वेश्चन आता है, माइंड में आना चाहिए आपके, कि आखिर गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर क्यों शेयर्स होल्ड करती है या क्यों ओनरशिप को होल्ड करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। देखो, आपको एक मैच्योरिटी वाली बात बताऊं मैं आपको, मैच्योरिटी वाली। अजीब लग सकती है आपको शायद ये बात। हम बहुत बार बोलते हैं कि यार पुलिस पुलिस जो है वो भ्रष्ट है, पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा करप्शन करती है, करप्ट है। होगी, सब तो नहीं होंगे, हाँ, पर कुछ हैं, मानते हैं इस बात को। पर पता है, अगर पुलिस ना हो, अगर गवर्नमेंट ना हो, पुलिस और गवर्नमेंट का डर ना हो, तो इंसान दूसरे इंसान को जीने ना देगा, उसके घर में घुस जाएगा, लूट मार कर लेगा। आज अगर मान के चलिए पुलिस नहीं है, कोई ऐसा डर ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया तो कोई हमारे ऊपर कुछ कर देगा, तो अगर मैं ताकतवर हूं, मेरे अंदर पावर है, पोजीशन है, मेरे अंदर पावर, लोग हैं, कुछ भी है, मैं तो किसी के भी घर में घुस के जबरदस्ती उसकी चोरी चकारी डकैती कर लूंगा यार, क्योंकि मेरे को डर ही नहीं है कल को पुलिस आ जाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि भाई अगर कंपनीज के ऊपर हम कोई लिमिटेशन विमिटेशन नहीं लगाएंगे ना यार, तो कंपनीज तो पब्लिक को लूट खा जाएंगी भाई। तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट खुद बीच में आती है और गवर्नमेंट बोलती है कि मैं कंपनीज के अंदर थोड़ा बहुत होल्डिंग लेकर चलूंगी ताकि पब्लिक का वेलफेयर होगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई, अब चलेंगे अपन लोग आगे। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनीज, और जो मेजर कंपनीज होती हैं, है ना, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में, क्योंकि बेसिकली हमारा इंटेंशन इस वक्त रिवीजन का यही है कि जब आप एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो आप क्विक रिवीजन कर सकें, जल्दी से रिवीजन कर सकें, है ना। अदरवाइज तो अगर आप पूरा कोर्स पढ़ने बैठोगे फिर तो वो रेगुलर क्लास में चले जाओगे, उसमें तो ये एक चैप्टर ही हमारा कम से कम 15-18 घंटे के अंदर एक सिंगल चैप्टर कवर होता है। यहाँ पर हमारा मेन इंटेंशन है कि हम पूरा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सब कुछ कवर कर लें, क्विक रिवीजन कर लें, ताकि एग्जाम के अंदर सब कुछ माइंड में फ्रेश और मजेदार रहे। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जल्दी से देखते हैं। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइंड है। पब्लिक कंपनी सबसेक्शन 71 में डिफाइंड है। एंड वन पर्सन कंपनी सबसेक्शन 62 में डिफाइंड है। आपको सेक्शन याद होना जरूरी है, ये तीनों सेक्शंस आपको याद होना बिल्कुल जरूरी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर। और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? सर प्राइवेट में मैक्सिमम 200, वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम 200, क्योंकि वन पर्सन कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, नेचर प्राइवेट कंपनी की तरह होता है उसका। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर्स कितने होंगे मिनिमम की बात करी जाए तो प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, वन पर्सन में 1, वन पर्सन में 1। और मैक्सिमम कितने होंगे? 15। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसके ऊपर 3 मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। उसमें से एक तो ये होता है कि मैक्सिमम मेंबर उसमें 200 होंगे। हालांकि जो मैक्सिमम मेंबर 200 हैं उसमें कंपनी के प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। दूसरी लिमिट होती है कि कंपनी के जो सिक्योरिटीज हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है?
जैसे पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, आज मैं पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करता हूं, तो मैं उन शेयर को किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी बेच सकता हूं, पब्लिक कंपनी में अलाउड है। बट प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपनी का मेंबर या डायरेक्टर या प्रमोटर जिसने शेयर होल्ड किया है, वो कंपनी के मेंबर डायरेक्टर प्रमोटर को ही या उनके रिलेटिव को ही दे सकता है, बाहर पब्लिक को नहीं दे, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रांसफरेबल है, हाँ ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसफर हो सकती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। सिर्फ कंपनी के मेंबर डायरेक्टर प्रमोटर आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड सेम चीज आपके 1% पे भी लगती है। और तीसरी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जा सकता। क्लियर ये चीज? लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर ये तीनों में से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती। अच्छा, याद कर रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक के नेम के एंड में सिर्फ लिमिटेड आता है, लेकिन 1% कंपनी के नेम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आता है। इसके अलावा 1% कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, छोटी मोटी बातें हैं दो तीन, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात तो, वो पर्सन जो इंडिया का सिटीजन या रेजिडेंट, वो इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकता है। एक टाइम पर एक ही 1% कंपनी ओपन करी जाएगी। 1% कंपनी कोई भी काम कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड काम नहीं कर सकती। इस ये जो पॉइंट मैंने बोला, 1% कंपनी कोई भी काम कर सकती है बट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकती। इसके ऊपर 2 से 3 बार एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर ये चीज यहां तक? चल, तो यहां तक की बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा 1% कंपनी में एक और चीज याद रखनी है कि 1% कंपनी, जैसे आज मैंने 1% कंपनी ओपन करी, मैं उस कंपनी का मेंबर हूं, तो जरूरी है कि मेरा कोई लीगल नॉमिनी हो, क्योंकि एक अकेला बंदा कंपनी चला रहा है, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी भाई। लीगल नॉमिनी होना जरूरी है। और जो बंदे को मैं अपना लीगल नॉमिनी बनाऊंगा वो अपनी मर्जी से बने, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्स करके, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके मैं बोलूं कि तू मेरी 1% कंपनी का मेंबर लीगल नॉमिनी बन जा। नहीं, वो अपनी मर्जी से, वो कंसेंट लेटर लिख कर देगा कि मैं तैयार हूं लीगल नॉमिनी बनने के लिए। अभी तक हमने जो टाइप ऑफ कंपनी देखी वो मेंबरशिप के बेसिस पे 3 देखी, प्राइवेट, पब्लिक, 1%। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। एंड हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है प्यारे बच्चों, वो है स्मॉल कंपनी। वो क्वेश्चन आता है एक, मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछ लिया, बोला सर आप किस बेसिस पर कंपनी को स्मॉल बोलते हो और लार्ज बोलते हो? क्या फैक्टर, क्या बेसिस है डिसाइड करने का कंपनी स्मॉल है या लार्ज है? मैंने बोला 2 फैक्टर है, एक है पेड अप शेयर कैपिटल और एक है टर्नओवर। एक लिमिट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर एक लिमिट दी हुई है। वो लिमिट ये बोलती है कि अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नॉट, प्लस, बीच में प्लस है, टर्नओवर 10 करोड़ से 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी। अगर इन दोनों में से कोई सिंगल कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मान लो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा हो गई, या मान लो टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा हो गया, वो कंपनी स्मॉल नहीं रहेगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्मॉल कंपनी किस बेसिस पर बोल रहे हो कंपनी को स्मॉल, आप बोलोगे कि सर पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। क्लियर ये चीज? क्या इस लिमिट को फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी, पहले इससे कम ही थी लिमिट, ये भी बढ़ा चढ़ा के अब 4 करोड़ 40 करोड़ हुई है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दे कि वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो स्मॉल कंपनी बोल सकती है, पर मैक्सिमम 10 करोड़ और टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी समझ में आ गई, स्मॉल कंपनी समझ में आ गई, अब चलते हैं आगे।
अब सर मुझे बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं? दो टाइप की। एक होती है होल्डिंग, एक होती है सब्सिडरी। हालांकि मैं बता दूं, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया। पर आप इतना समझ लीजिए, कंट्रोल के बेसिस पर, कंट्रोल के बेसिस पर दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो है जो कंट्रोल कर रही है, और सब्सिडरी कंपनी वो है जिसका कंट्रोल हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता लगता है कि दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है? कैसे डिफाइन करते हैं हम? हाउ टू चेक रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी? तो तीन में से अगर कोई एक भी सिचुएशन अकर हो जाए, तीन सिचुएशन है लॉ में, तीन में से एक सिंगल सिचुएशन भी अगर अकर हो गई तो मान लिया जाएगा कि कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी है। कौन कौन सी सिचुएशन है? अगर ये कंपनी, मान के चलिए, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस जियो के मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करे हैं। मान के चलो 50.1% शेयर होल्ड करें तो मोर देन 50 हो गए। पता है आपको, कंपनी लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी का एक शेयर होल्ड करता है तो उसके पास में एक वोटिंग राइट आ जाता है। अगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो के मोर देन 50% शेयर होल्ड करे, मतलब इसके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट आ गए। अब जो ये चाहेगा इस कंपनी में वही होगा। आज अगर रिलायंस जियो ये बोले कि मुझे मेरा नाम चेंज करना है, लेकिन ये मना कर दे, ये अगेंस्ट में, तो ये नाम चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसकी वोटिंग जरूर, ये मोर देन 50% शेयर होल्ड करता है। तो पहला तरीका क्या हो गया कि अगर कोई एक कंपनी दूसरे के मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है तो उसको होल्डिंग बोला जाता है। दूसरा, दूसरा आ जाता है कि मोर देन 50% शेयर होल्ड नहीं करती, मोर देन 50% डायरेक्टली वोटिंग राइट होल्ड करती है। देखो क्या होता है, कंपनीज ना दो टाइप की होती है। एक वो कंपनी होती है जिनके पास में शेयर कैपिटल होती है, मतलब जो शेयर्स इशू करते हैं, और एक वो कंपनी होती है जिनके पास में शेयर कैपिटल नहीं होती। तो जिनके पास में शेयर कैपिटल होती है उनके शेयर्स के साथ वोटिंग राइट आता है, और जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती उनका डायरेक्टली वोटिंग राइट मिलता है। अगर कोई एक कंपनी आज किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है, मतलब मोर देन 50% वोटिंग राइट आ गया, या डायरेक्टली बोलूं मोर देन 50% वोटिंग राइट होल्ड करती है, बात सेम निकल के आ रही है। अब आता है दूसरा। ये हमने पहला तरीका देखा, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सपोज कीजिए रिलायंस जियो, सपोज करिए रिलायंस जियो के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर हैं, लेकिन उन 12 में से 7 डायरेक्टर या उससे ज्यादा डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपॉइंट किए। मतलब टोटल जितने डायरेक्टर है उसके मोर देन 50% डायरेक्टर। आज एक बात बताओ, रिलायंस जियो के अंदर जब डिसीजन लेना होगा तो कौन डिसीजन लेगा? सर रिलायंस जियो के अंदर जब भी डिसीजन लेना होगा इसके डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, लेकिन मोर देन 50% डायरेक्टर को तो इसने अपॉइंट किया है। इसका मतलब देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही चला रही है रिलायंस जियो को, तो ये होल्डिंग हो गई। तो दो तरीके पढ़ लिए, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है, वोटिंग राइट होल्ड करती है, या फिर
मोर देन 50% डायरेक्टर्स उसने अपॉइंट किए। एक तीसरा तरीका भी होता है। तीसरा तरीका क्या होता है? सलमान खान है, सलमान खान का भाई अरबाज खान है, और अरबाज खान का भाई सोहेल खान है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सोहेल खान और सलमान खान दोनों भाई भाई हैं? तो सपोज कीजिए एक एबीसी कंपनी है, सपोज कीजिए एक एक्स वाई जेड कंपनी है। एक्स वाई जेड एबीसी की सब्सिडरी है, और एक पी क्यू आर कंपनी है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड की सब्सिडरी है। तो क्या बाय डिफॉल्ट हम ये बोलते हैं पी क्यू आर एबीसी की सब्सिडरी है? तो लॉ यही बोलता है क्या, कि सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, मतलब एक्स वाई जेड खुद सब्सिडरी है, उसकी अगर कोई सब्सिडरी है पी क्यू आर, तो वो मेन होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मानी जाएगी। तो अगर इन तीन में से कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी सिचुएशन फॉलो हो जाती है, तो होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप बन जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गई, अब चलेंगे आगे। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आ जाती है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनती, जिसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पैसा कमाना नहीं होता। ये जो कंपनीज बनती हैं इनका मेन इंटेंशन चैरिटी करना होता है, आर्ट को, कॉमर्स को, साइंस को, एजुकेशन को, रिलीजियस पर्पस को, इनको प्रमोट करना होता है। देखो प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पब्लिक के नेम के एंड में लिमिटेड लगता है, ओपीसी प्राइवेट के नेम के एंड में, ओपीसी के एंड में ओपीसी प्राइवेट लगता है। लेकिन लेकिन आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है उसके नेम के एंड में कुछ नहीं लगता। बीइंग ह्यूमन, कुछ नहीं लगता। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अगर आपको इंडिया में बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। और याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती अपने शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं करती, और डिविडेंड तो पार्ट ही प्रॉफिट का होता है, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती शेयर होल्डर्स को। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है हमारी फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी क्या है कि साहब, ये जो मेन है, जो मेन फॉरेन कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के बाहर किसी कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है। उसकी एक ब्रांच इंडिया के लॉ में रजिस्टर कराई जा रही है, और जिस दिन इंडिया में वो ओपन हो रही है ब्रांच, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल होंगे? दो आरओसी के पास, एक तो न्यू दिल्ली के आरओसी में, और दूसरा कंपनी जिस स्टेट में ओपन हो रही है उस स्टेट के आरओसी में। जैसे सपोज कीजिए अमेजॉन एक्चुअली में यूएसए की कंपनी है, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसने अपनी एक ब्रांच ओपन करी इंडिया में। इंडिया में ब्रांच ओपन करी, तो जिस दिन ओपन करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे ये ब्रांच इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे। कौन कौन से आरओसी? सपोज करो ये जो ब्रांच है वो राजस्थान में ओपन हुई है, तो राजस्थान के आरओसी के पास प्लस न्यू दिल्ली के आरओसी के पास। आपको याद होगा जब हमने अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ा था, तब मैंने आपको जेठालाल पोपटलाल वाला इसके अंदर एग्जाम्पल दिया था। क्लियर ये चीज यहां तक? टॉम क्रूज और उसका गुड्डू पंडित मिर्जापुर वाले का एग्जाम्पल भी दिया था। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? अगर किसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है,
यहां पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। जब हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि उस कंपनी को होल्डिंग बोला जाएगा जिसके अंदर मोर देन 50% शेयर होल्ड करें। लेकिन जब हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि जिस कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करें, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कंपनी में मोर देन 50 नहीं चलता है, मोर देन 50 होल्डिंग में चलता है। ये डिफरेंस छोटा सा याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको यहाँ। अब एक क्वेश्चन आता है, बोला सर सपोज कीजिए एक कंपनी है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मोर देन 51% है, तो भी वो गवर्नमेंट है। इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% है, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। अच्छा सर, किसी लोकल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 51, तो भी वो मान ली जाएगी। अच्छा सर, सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 40 है, स्टेट की शेयर होल्डिंग 10 है, लोकल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 5 है, टोटल 55। हाँ, तो टोटल मिलाकर भी चाहे अकेली गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51 या उससे ज्यादा नहीं है, ओवरऑल तो 51 या उससे ज्यादा हो रही है, कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बोला सर एक एबीसी कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, और सर इसकी सब्सिडरी कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लेस देन 51% शेयर होल्ड करे हैं। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है एक्स वाई जेड, गवर्नमेंट की सब्सिडी मतलब एबीसी कंपनी ने एक्स वाई जेड के मोर देन 50% शेयर होल्ड करे, लेकिन एक्स वाई जेड के अंदर गवर्नमेंट ने 51 से ज्यादा होल्डिंग करे। क्या एक्स वाई जेड को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा? माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है ना, तो चाहे से उसके अंदर ये गवर्नमेंट कंपनी वाले रूल्स फुलफिल नहीं हो रहे, तो भी उसे गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाता है। चाहे से उसके अंदर उस सब्सिडरी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51 या उससे ज्यादा नहीं है, उसको गवर्नमेंट ही माना जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एमएन लिमिटेड पीक्यू लिमिटेड वाला। हमने क्लास में वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी करा था अपन ने। याद होगा आप लोगों को। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एसोसिएट कंपनी पे, कि सर ये एसोसिएट कंपनी क्या होती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। रिलायंस कंपनी, मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं। एबीसी कंपनी, रिलायंस कंपनी एबीसी के 53% शेयर होल्ड करती है, तो एबीसी क्या हो गई? सर एबीसी सब्सिडरी हो गई। और रिलायंस क्या हो गई? सर रिलायंस होल्डिंग हो गई। केस नंबर 2, रिलायंस कंपनी एक्स वाई जेड के 25% शेयर होल्ड करती है, या मैं ये बोलूं मोर देन 20% शेयर होल्ड करती है, बट नॉट मोर देन 50%। क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हो गया, तो फिर यहां पर आ जाएगा क्राइटेरिया, होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग वाली रिलेशनशिप। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिलायंस कंपनी एक्स वाई जेड के मोर देन 20% शेयर होल्ड करती है, लेकिन 50 से ज्यादा होल्ड नहीं करती। मतलब मोर देन 20 बट नॉट मोर देन 50, तो उस केस में ये एसोसिएट कंपनी है। सर एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, जब एक कंपनी अगर कुछ बोलती है तो दूसरी कंपनी के अंदर माना जाता है, माना जाता है।
उसे हम बोलते हैं एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी के अंदर दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहला, मोर देन 20% शेयर होल्डिंग बट नॉट मोर देन 50%। दूसरा, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस कब होता है? क्या आपका, आपके ऊपर आपके पिताजी का सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है? आप बोलोगे हाँ। और क्यों है? अगर हम ये बोलें वो मेरे माँ है, मेरे बाप है, ठीक है, वो है, चलो मानते हैं, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है। एक मैच्योर सेंस में बात करें ना, पैसे की वजह से है। पैसे की वजह से, क्योंकि वो खर्च करते हैं हमारे ऊपर पैसा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है हमारे ऊपर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे और आप 10 साल कमा लोगे, उसके बाद में जो इन्फ्लुएंस होगा ना, वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम। वो अपना आप अपने इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कम कर देंगे। अब वो आपको ऑर्डर नहीं दिया करेंगे, अब वो आपको सलाह दिया करेंगे। अगर आज एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो तभी आ सकता है जब उस कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स होल्ड करे। अगर आज सोचो ना, एक कंपनी डिफरेंट अलग है, एक दूसरी कंपनी डिफरेंट अलग है, और उसने इसके शेयर्स होल्ड नहीं करे, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, और आज अगर ये कंपनी इससे बोलती है कि तुम ऐसा कर लो, वो बोलेगी चलना भाई, जा रहे हैं, क्यों सुने तेरी बात, कौन है तू। लेकिन अगर आज इस कंपनी ने इसके मोर देन 20% शेयर होल्ड करे, सोचो यार, मोर देन 20%, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी में, क्यों? ताकि डिसीजन मेकिंग में आ जाए सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। हाँ, मोर देन 50 नहीं है तो होल्डिंग सब्सिडरी बन जाता, बट मोर देन 20 है, नॉट मोर देन 50, एसोसिएट कंपनी। लेकिन उसमें जॉइंट वेंचर कवर नहीं होता। स्टूडेंट बोलता है इजी है, इजी है। समझ में आ गया सर। अब चलते हैं सर आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी और देख लेते हैं, वो आता है डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी क्या होता है, बहुत बार ना हम ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो आज हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी प्रेजेंट में, लेकिन वो कंपनी काम आज नहीं करेगी, वो कंपनी काम फ्यूचर में करेगी। जैसे लेट सपोज मेरी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, और इसमें मैं कॉमर्स की एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। ठीक है। और आज चल रहा है 2025। मेरे माइंड में ये फिक्स है। क्या फिक्स है? मेरे दिमाग में ना ये बात फिक्स है कि मैं कंपटीशन क्लास को पढ़ाऊंगा। मैं यूपीएससी के बच्चों को, आरपीएससी के बच्चों को, बीपीएससी के बच्चों को, यूपीपीएससी के बच्चों को कंपटीशन पढ़ाऊंगा, कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा। बट मैं इस कंपनी के नाम से नहीं कराऊंगा मोहित बंसल क्लासेस, क्योंकि ये तो कॉमर्स के लिए है। मैं कुछ नई कंपनी के नाम से कराऊंगा, मैं कराऊंगा मोहित बंसल कंपटीशन क्लासेस कंपनी। ये कंपनी मैंने आज ही इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन मैं पढ़ाना कब शुरू करूंगा? 2000 में, बाद में करूंगा, फ्यूचर में पढ़ाना शुरू करूंगा, बट इनकॉर्पोरेट मैंने आज कर दी। तो अभी क्या कर रही है ये कंपनी? इनकॉर्पोरेट तो हो गई, पर क्या ये कंपनी अभी काम कर रही है? नहीं सर, अभी ये कंपनी काम नहीं कर रही है, इनएक्टिव कंपनी है, मतलब डोरमेंट। पहला केस। दूसरा केस मैं बता रहा हूं, कब कब कंपनी को डोरमेंट बोला जाता है। या तो उसे इनकॉर्पोरेट आज कर दिया, पर वो काम फ्यूचर में करेगी। या फिर मैं अब आपसे दूसरे केस की बात करूं, सेकंड केस की। वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो ये होता है कि सपोज कीजिए मैंने मोहित बंसल क्लासेस कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, जिसमें मैं कॉमर्स को एजुकेशन की सर्विस देता हूं, कॉमर्स के एजुकेशन की। बट मैं काफी सारी बुक्स भी बनाता हूं, और बुक्स का मुझे कॉपीराइट लेना पड़ता है। कॉपीराइट लेने के लिए मैंने एक अलग से कंपनी ओपन कर दी। मैंने बोला मैं जितने भी कॉपीराइट लूंगा, या मैं कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लूंगा, तो मैं अपनी इस कंपनी के नाम पे ले लिया करूंगा। तो मैं अपनी इस कंपनी के नाम पे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिया करूंगा। तो ये कंपनी सिर्फ मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट करी है, तो उसे बोला जाता है डोरमेंट कंपनी। जो आज रजिस्टर हो गई है, फ्यूचर में काम करेगी,
या जिसको सिर्फ आईपीआर्स के लिए इनकॉर्पोरेट किया है, या जो इनएक्टिव कंपनी है, मतलब उसने पिछले 2 साल से कोई बिजनेस नहीं किया, रिटर्न विटर्न फाइल नहीं करी, वो डोरमेंट कंपनी है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर, जो कि है निधि कंपनी। निधि कंपनी को हम एक, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, ये हमेशा पब्लिक कंपनी ही होते हैं। और निधि कंपनी का बेसिकली काम होता है कि उसके जो मेंबर्स हैं उनसे पैसा डिपॉजिट लेना या उनको लोन देना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट जब आया था ना, तब ये इसलिए आया था पुराने टाइम में कि बैंक्स कंपनी है। आज कोई भी बैंक देखते हो ना आप, एच डी एफ सी फलाना ढिकना, ये एक कंपनी ही है, बैंकिंग कंपनी है। और इनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है। इनको प्रॉफिट कैसे मिलता है? जब ज्यादा से ज्यादा लोग इनके यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं या ये किसी को लोन देते हैं। और अकाउंट खुलवाना या लोन देने का काम आप देखोगे तो पहले के टाइम में शहरों में ज्यादा होता था, गांव में कम होता था। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती थी कि यार गांव में भी बैंकिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लोगों को बैंक का फैसिलिटी मिल जाए। पर बैंक तो जा नहीं रहा है गांव में अपनी ब्रांच खोलने, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि भाई मैं तो प्रॉफिट के लिए काम करता हूं। तो निधि कंपनी नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था बीच में पहले। हालांकि निधि कंपनी में फ्रॉड बहुत होने लगा कि गांव में कहीं सेटअप कर दिया उसी छोटी मोटी जगह पर, वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा ले लिया और रातों रात उड़ गए। अब गवर्नमेंट उनका पैसा चुका रही है बेचारों का। गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि आखिर कंपनी के टाइप्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर, कि आखिर कंपनी फॉर्म कैसे होती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने बड़े ही प्यारे तरीके से चार्ट वाइज में समराइज कर दिया है इसको। क्लियर है ये चीज? ताकि आप रिवीजन जब करेंगे तो बहुत जल्दी इसका रिवीजन हो जाएगा। देखो, आज के टाइम पे कंपनीज सिर्फ ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट होती हैं। आज के टाइम पर कंपनीज फिजिकली इनकॉर्पोरेट नहीं होती। पहले यह था कि आप फिजिकल भी इनकॉर्पोरेट करा लो या ऑनलाइन भी इनकॉर्पोरेट करा लो, अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट होती हैं, फिजिकली नहीं होती। दूसरा, पता है पहले क्या था? पहले चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती थी ना पहले, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे। देखो बहुत सारे, अच्छा ये रिपीट हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करने पड़ते, क्योंकि अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है स्पाइस प्लस। स्पाइस की फुल फॉर्म पता है आपको? स्पाइस की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक सिंपल परफॉर्मा बना दिया गया है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आज के टाइम पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट होती हैं, फिजिकली इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं। दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, आज बहुत सारे फॉर्म्स फाइल नहीं करने पड़ते हैं। अब जो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसेस यूज में लिया जाता है उसको स्पाइस प्लस बोला जाता है। और बोला जाता है कि स्पाइस प्लस इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? मैंने बोला ना, पहले बहुत सारे फॉर्म्स फाइल किए जाते थे। पहले INC 1 फाइल होता था, फिर उसके साथ INC 8, 9, 10, 22, DIR 12, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल होते थे। इवन पहले जब कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करते थे तो GST का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना होता था, बैंक अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ता था, टेन नंबर अलग से आता था, बहुत सारे EPFO अलग से होता था, ESIC अलग से रजिस्ट्रेशन होता था, बहुत कुछ अलग से काम कराना पड़ता था, बहुत कुछ अलग से कराना पड़ता था, है ना? पहले
अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अब सिर्फ हमें एक ही फॉर्म फाइल करना होता है और उसके साथ में एक दो फॉर्म अटैच करने पड़ते हैं। जैसे ही हम इसको फाइल करते हैं, तो पहले जो हमें सेपरेट सेपरेट इतने सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे ना, जैसे पैन का अलग, टेन का अलग, ईपीएफओ का अलग, ईएसआईसी का अलग, और महाराष्ट्र में प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन उसका अलग, बैंक अकाउंट के लिए अलग, जीएसटी, अब ऐसा नहीं होता है। अब इंटीग्रेटेड है। सिर्फ स्पाइस प्लस को यूज करो, कंपनी पूरा ओवरऑल इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब स्पाइस प्लस क्या है या ये कैसे काम करता है? देखो, स्पाइस प्लस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्पाइस प्लस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आपको समझ में आ गया तो रटना नहीं पड़ेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप ही आप थ्योरी एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, आंसर लिख कर आ जाओगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा, इसमें जाइए और कंपनी की आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में वहां पर सर्च करो स्पाइस प्लस पार्ट ए, इसको सर्च करो। ये किस लिए होता है? नेम अवेलेबिलिटी के लिए। आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड में नाम सोचा होगा कि यार मैं जिस नाम से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूं, लेट सपोज कि उसका नाम XYZ या फलाना ढीमकाना ना है, तो आपको ना चेक करना पड़ता है कि आप जिस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, कहीं उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब आइडेंटिकल नेम से। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जस्ट डिट्टो नाम से या सिमिलर नेम से। सिमिलर का मतलब क्या होता है? मिलते जुलते नाम से। तो आप ऐसे किसी नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते जिस जिस नाम से ऑलरेडी आइडेंटिकल या सिमिलर नेम से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। या फिर ऐसे नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं कर सकते जो अनडिजायरेबल नेम है, मतलब ऐसा वल्गर नाम है कि पब्लिक में खड़े होकर हम नाम को बोल भी नहीं सकते, शर्म आ जाएगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, MCA 21 की वेबसाइट पर जाओ, लॉगिन करो, स्पाइस प्लस पार्ट ए को डाउनलोड करो या ऑनलाइन फिल करो, उसे डाउनलोड नहीं, ऑनलाइन फिल करो। वहां पर आप जो नाम सोच रहे हैं उस नाम को लिखो और फाइल कर दो। अगर वो नाम अवेलेबल है, अगर वो नाम अवेलेबल है, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम आ जाएगी कि भाई ये नाम अवेलेबल है, और वो नाम आपके पास में 20 दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा। 20 दिन के लिए रिजर्व होने का मतलब क्या है कि बाकी का बचा जो काम है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, वो 20 दिन के अंदर अंदर जल्दी से करो। आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल करो और आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो। स्टूडेंट बोलता है ठीक है। तो सर मैं, सबसे पहले आप बोल रहे हो कि आज कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्पाइस प्लस के थ्रू इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्पाइस प्लस दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कंपनी के नाम का रिजर्वेशन करवाया जाता है, और एक बार नाम का रिजर्वेशन हो गया, नेम अवेलेबल हो गया, उसके बाद पार्ट बी में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं जो हम पढ़ेंगे। नेम रिजर्वेशन के लिए हमारे माइंड में कुछ नाम होते हैं, वो हम उसमें लिखते हैं पार्ट ए के अंदर और उसे फाइल करते हैं। अगर वो नाम अवेलेबल है तो वो हमारे को 20 दिन के लिए रिजर्व हो जाता है। 20 दिन के अंदर अंदर बाकी का काम कर लो और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लो। लेकिन सर सपोज करो, लेकिन सर सपोज करो, एक मिनट रुक। लेकिन सर सपोज करो मैंने स्पाइस प्लस का पार्ट ए यूज करा और मेरे को नाम अवेलेबल हुआ। आप बोल रहे हो 20 दिन के लिए वो रिजर्व हो जाता है। सर मान के चलो मेरे को ऐसा लगता है कि यार 20 दिन कम है, 20 दिन में मैं
पार्ट बी मतलब बाकी डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल नहीं कर पाऊंगा और मैं रजिस्टर नहीं करवा पाऊंगा कंपनी को। मेरे को एक्सटेंशन चाहिए टाइम का। हाँ, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। सर कितना एक्सटेंशन मिल जाएगा? अगर 20 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब 20 दिन तो आपके पास में है पहले से, आपको 20 और दिन का एक्सटेंशन चाहिए, टोटल 40 दिन। 20 और दिन का एक्सटेंशन चाहिए तो 1,000 रुपये। अगर आपको 40 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब 20 दिन पहले हैं, 40 और दिन, टोटल 60 दिन, 2,000 रुपये। अगर आपको 60 दिन का एग्जाम्पशन चाहिए, मतलब 20 पहले हैं, 60 और चाहिए, टोटल 80 दिन, तो 3,000। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी आपकी समझ में आ गई। हालांकि इसके अंदर भी बच्चों बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, बट वो अब रिवीजन क्लास में उतना लंबे में चले जाएंगे तो फिर ये नॉर्मल क्लास बन जाएगी कि भैया अगर आपको कंपनी का नाम अवेलेबल कराना है तो स्पाइस प्लस का पार्ट ए फाइल करो। फिर उसमें कुछ नाम सजेस्ट करते हो आप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना यार, ये नाम से मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ पर ये नाम अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं और भी नेम सजेस्ट करता हूँ प्रीफेंस में। प्रेफरेंस में मैं डालूंगा कि मेरी प्रेफरेंस ये है कि ये नाम मुझे मिले, नहीं है तो ये मिले, नहीं है तो ये मिले, नहीं है तो ये मिले। 1,000 रुपये देता हूँ। अगर मान के चलो कि पांचों के पांचों नेम मेरे को अवेलेबल नहीं होते, मतलब जितने नाम मैंने सजेस्ट किए सबके सब अवेलेबल नहीं है, तो मैं दोबारा से फिर पार्ट ए को फाइल करता हूँ। उसमें रुपया मेरा नहीं लगता है। दूसरी बार मैंने टोटल मतलब एक नाम प्लस 5 और नेम, टोटल 6 नेम्स मैंने डाले, नहीं मिले। दूसरी बार मैंने डाले, रुपया नहीं लगा। 1,000 रुपये में मैंने 12 नाम सजेस्ट कर दिए। दूसरी बार भी सब नाम रिजेक्ट हो गए, फिर मैं तीसरी बार डाल रहा हूं तो दोबारा, तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे वरना फिर ये क्लास बहुत, फिर 5-6 घंटे की खींचने लग जाएगी अगर एक एक काम ऐसे करने लग गए तो। मेन बात आपको ये याद रखनी है। तो अभी तक हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को आधा समझ लिया। मैंने आपको बोला स्पाइस प्लस का पार्ट ए को यूज करो, कंपनी का नाम अवेलेबल करवा लो, 20 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ज्यादा दिन है तो पैसा एक्स्ट्रा दे देना। अब उसके बाद में हमें पार्ट बी फाइल करना है। अब उसके बाद में हमें पार्ट बी फाइल करना है। पार्ट ए तो फाइल हो गया, मैंने लिखा है देखो। पार्ट ए से नाम अवेलेबल हो गया 20 दिन के लिए या एक्स्ट्रा डेज के लिए। अब हमें पार्ट बी में INC 32 फाइल करना है। INC 32 के साथ में कुछ चीजें अटैच होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक MOA और AOA। INC 33 में इलेक्ट्रॉनिक MOA, INC 34 में इलेक्ट्रॉनिक AOA। जो कंपनी के मिनिमम सब्सक्राइबर या मेंबर्स या डायरेक्टर्स हैं, भाई पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर, 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में 2-2 ऐसा होता है ना, तो उनकी डिटेल, उनके डिजिटल सिग्नेचर INC 10 में। सर मेंबर्स के और डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर क्यों ले रहे हो? पागल हो गया है? उनके डिजिटल सिग्नेचर नहीं लोगे? बैंक अकाउंट जब ओपन कराते हो तो अपनी सिग्नेचर नहीं देते हो? आज आपका बैंक में अकाउंट है और अगर आपकी सिग्नेचर बैंक के पास रजिस्टर नहीं है, तो मैं आपकी चेकबुक पे अपनी सिग्नेचर करके आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल लूंगा? कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के लिए अब ऑर्डर देगा, डायरेक्शन लेगा। कंपनी को पता तो होना चाहिए ना कि मेरे डायरेक्टर के साइन कैसे हैं। कल को अगर डायरेक्टर के थ्रू कंपनी के पास में कोई भी नोटिस या लेटर आता है जिस पर डायरेक्टर के साइन है, वो टैली तो करेगा ना कि भैया सही डायरेक्टर ने साइन करे, कहीं कोई फर्जी साइन कर रहा है। मेंबर जो है उसने कंपनी का शेयर होल्ड करा है, कल को वो अपना शेयर किसी और को बेचेगा, सामने वाला अपने नाम पे शेयर को रजिस्टर करवाएगा, तो वो कंपनी टैली नहीं करेगी कि सही शेयर होल्डर है कि नहीं। तो उनके सिग्नेचर। INC 8 में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, चाहे प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, लॉयर है, वो ये बोलेगा कि कंपनी सही से इनकॉर्पोरेट हो रही है। ये जो मेंबर डायरेक्टर है ना, ये वैलिड लोग हैं, बोनाफाइड लोग हैं, आप इन्हें कंपनी के अंदर मेंबर डायरेक्टर बना लो। मैंने चेक कर लिया, इनका कैंडिडेचर साफ सुथरे आदमी है, बढ़िया आदमी है, टेंशन मत लो इनकी। उसके अलावा INC 9 में खुद मेंबर डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे कि हम बढ़िया लोग हैं, हमें अपॉइंट कर लो। तो फिर अब हमने पार्ट बी फाइल कर दिया। ROC के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए। ROC इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा बात को। देखो कंपनीज दो टाइप की होती है। एक वो कंपनी होती है जिसके पास में शेयर कैपिटल होती है, जिसके पास में शेयर कैपिटल होती है। और एक वो कंपनी होती है जिसके पास में शेयर कैपिटल नहीं होती है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास में शेयर कैपिटल नहीं है और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मतलब प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो गया,
तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और वो अपना बिजनेस रन कर ले। लेकिन वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो वो सिर्फ इनकॉर्पोरेट हुई है, वो अपना बिजनेस अभी कमेंस नहीं कर सकती, क्योंकि उसे एक और सर्टिफिकेट लेना है, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हर कंपनी को ये सर्टिफिकेट नहीं लेना। वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में बिजनेस शुरू कर देती है, लेकिन वो कंपनी जिसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट सॉरी शेयर कैपिटल है, उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कौन देता है सर? आरओसी देता है। कब देता है? जब वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, जिसको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है, वो आरओसी के पास में दो डिक्लेरेशन दे देती है। क्या क्या? पहला डिक्लेरेशन, जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया था। 30 दिन के अंदर कंपनी ने INC 22 आरओसी को फाइल करा था, और आरओसी का कोई बंदा यहाँ पर आके फिजिकल वेरिफिकेशन करके गया था कि हाँ, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। मतलब कंपनी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 30 दिन के अंदर वैलिड रजिस्टर्ड ऑफिस है। और दूसरा, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी के शेयर होल्ड करे थे ना, तो शेयर होल्ड करे थे तो पैसा देना पड़ेगा ना उनको, फ्री में थोड़ी होल्ड करेंगे। तो जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 180 दिन के अंदर डायरेक्टर्स ने, मेंबर्स ने जो शेयर होल्ड करे हैं, उनका पैसा पे कर दिया है। ये डिक्लेरेशन 20A में जाता है। जब वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, ये दोनों डिक्लेरेशन आरओसी को दे देगी, तो आरओसी इसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देगा। और उसके बाद में फिर ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को 1% की भी दिक्कत नहीं है, 1% की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊं बच्चों, ये जो अभी हमने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ा ना, ये हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ लिया। 1% कंपनी का जब आप इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ते हो ना, तो सब कुछ सेम रहता है, जो हमने अभी तक पढ़ा सब कुछ सेम है, सब कुछ। बस एक छोटा सा चेंज आ जाता है। चेंज नहीं आता, एडिशनल पॉइंट आ जाता है। 1% कंपनी के केस में ये पूरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा, एक और चेंज आ जाएगा, मतलब एक ऐड हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? अगर आप अपनी 1% कंपनी ओपन कर रहे हो, तो जरूरी है कि आपके पास में लीगल नॉमिनी होना चाहिए। अगर लीगल नॉमिनी है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं। और लीगल नॉमिनी मर्जी से, मतलब ऐसा नहीं है रोड पे कोई जा रहा है और मैंने उसको बोला मेरा लीगल नॉमिनी बन, जबरदस्ती बन, ऐसा नहीं। जो बंदा 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी बन रहा है ना, वो अपनी कंसेंट देगा INC 3 के अंदर। तो अभी जो हमने इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा ना, जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए है, देखो लिखा हुआ है मैंने। 1% कंपनी के लिए भी प्रोसेस सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि 1% कंपनी के केस में एक लीगल नॉमिनी की कंसेंट जरूर आएगी INC 3 में। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को समझ में आ गया और मेरे को मजा आ गया। तो सर मैंने अभी तक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। अब मुझे बताइए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, NPO, इसका इनकॉर्पोरेशन भी सेम है। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा था ना पूरा, स्पाइस प्लस का प्रोसेस ब्ला ब्ला, वो सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है इसमें। मैंने आपको बोला था अभी, जब मैंने आपको टाइप ऑफ कंपनीज में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और एप्लीकेशन लगती है फॉर्म नंबर INC 12 में। वो प्रोसेस तो है, स्पाइस प्लस वाला प्रोसेस तो है ही, चाहे NPO इनकॉर्पोरेट, वो तो है ही। एडिशनल पॉइंट है NPO में, जैसे 1% में सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट था, NPO में कुछ है और।
क्योंकि अगर आपको एनपीओ खोलना है तो वो तो काम करना ही पड़ेगा जो हमने स्पाइस प्लस वाला करा, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको आईएनसी 12 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ में कुछ चीजें अटैच करनी पड़ेंगी, जैसे आईएनसी 13 में एमओए एओए, आईएनसी 14 में एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, चाहे से प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए में कोई भी ये लिख कर देगा कि ठीक है ये कंपनी वैलिडली एज एनपीओ इनकॉर्पोरेट हो रही है, इसके मेंबर डायरेक्टर बोनाफाइड लोग हैं, गुड फेथ में हैं, फ्रॉड ब्रॉड नहीं करेंगे, पब्लिक का फायदे के लिए काम करेंगे, लॉ को फुलफिल करेंगे, कंप्लाई करेंगे। आईएनसी 15 में वो लोग खुद डिक्लेरेशन देंगे, अपने नेक्स्ट 3 इयर्स की एस्टिमेट करेंगे कि इतनी हमारी इनकम हो जाएगी। देखो बेसिकली क्या है ना, आपने देखा होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो इस चैरिटी के नाम पे, नॉन प्रॉफिट के नाम पे बहुत धोखेबाजी करते हैं, बहुत धोखेबाजी करते हैं। मेरी खुद की एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पास में ऐसे काफी सारे लोग आते हैं, जैसे मेरे पास में ना एक बार एक कंपनी का बंदा आया, मेरे पास में एक बार एक कंपनी का बंदा आया, वो बंदा आके ये बोला, बोला मोहित जी मैं आपको आपके एनपीओ में 10 करोड़ रुपए दूंगा, मेरा एनपीओ काम करता है बच्चों के लिए, बोला 10 करोड़ दूंगा। मैंने कहा अच्छा। बोला लेकिन आपको मेरे को स्लिप देनी पड़ेगी कि मैंने आपको डोनेशन दिया है। मैंने कहा कितने की देनी है स्लिप? बोला सर स्लिप देनी पड़ेगी आपको 30 करोड़ की, या स्लिप देनी पड़ेगी आपको 90 करोड़ की, मान लो। मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा स्लिप आपको 90 करोड़ की। मेरा क्या फायदा है कि मेरे पास 10 करोड़ आ रहे हैं, उसमें से मैं इनके ऊपर खर्च करूंगा 1 करोड़, शो करूंगा कि पूरे 10 करोड़ खर्च हो गए, बिल बड़े बड़े बनवा लूंगा कहीं जाके, खर्च एक्चुअली मैं 1 करोड़ करूंगा, 9 करोड़ अपनी जेब में ले जाऊंगा। और इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है कि मैंने इसे 90 करोड़ की स्लिप दे दी, तो इस पे इसका टैक्स माफ हो गया। एनपीओ के नाम पे बड़ा चलता है ये सब रियल लाइफ में। इसीलिए ना गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर आपको एनपीओ बनाना है तो आप मेरे पास में एप्लीकेशन लगाओ फॉर्म आईएनसी 12 में, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, मैं चेक करूंगा, अगर मैं सेटिस्फाई होऊंगा तो आईएनसी 16 में आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा कि अब आप काम कर लो। लेकिन जो सर्टिफिकेट दूंगा ना मैं, उसके पीछे मैं टर्म्स कंडीशंस लिखूंगा, और आप जब तक एज एनपीओ काम कर रहे हो आपको वो सभी टर्म्स कंडीशन हर टाइम फुलफिल करनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपसे एनपीओ का स्टेटस छीन लिया जाएगा, फिर आप एक नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की कहानी पूरी तरीके से और मजे से समझ में आ गई, यहाँ तक मेरे को 100% तरीके से क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम लोग आगे। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 5 के अंदर हम पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि कंपनी को बनाने कंपलसरी होते हैं। कंपनी को, हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है। क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की मेजर इंफॉर्मेशन, कंपनी की मोटी मोटी इंफॉर्मेशन बताता है। बेसिकली इसके अंदर कंपनी के 6 क्लॉज आते हैं। एक तो ये बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, ये बताता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ये बताता है कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, ये बताता है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, ये बताता है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है और पेड अप कैपिटल कितनी है। लेट सपोज कि कंपनी ऑथोराइज्ड है 10 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करने के लिए, बट अभी तक उसने सिर्फ 8 करोड़ के शेयर्स ही इशू किए हैं, मतलब 2 करोड़ के और कर सकते हैं, कैपिटल बताता है। और एक लास्ट में क्लॉज आता है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस वक्त जो फर्स्ट मेंबर या डायरेक्टर्स थे, मेंबर्स मतलब सब्सक्राइबर्स, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना तो मिनिमम मेंबर्स डायरेक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा। प्राइवेट में 2 डायरेक्टर 2 मेंबर, पब्लिक में 7 मेंबर 3 डायरेक्टर, 1 पर्सन में एक एक होते हैं।
उन लोगों को ना कंपनी के एमओए और एओए को साइन करना पड़ता है और कंपनी का एटलीस्ट 1 शेयर खरीदना ही पड़ता है। और उनका ना इस ये जो क्लॉज होता है इसके अंदर ऐसे आता है, ऐसे एक पूरी टेबल आती है, पहले उनका नाम आएगा, फिर उनके फादर का नेम आएगा, फिर उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन आएगा, कितने शेयर उन्होंने होल्ड करे, उसमें से कितने पर पेमेंट दे दिया, कितने पर बच गया, ये सब कुछ आता है। बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ रही है जो बाहर आउटसाइडर को जरूरी है। भाई आप एक बात बताओ, अगर आज आप किसी कंपनी से ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर मेंबर बन चुके हो, तो आप उस कंपनी के बारे में नाम तो उस कंपनी का जानते हो, एड्रेस उस कंपनी का जानते हो, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट जानते हो, तभी तो आप उस कंपनी के मेंबर बने हो, डायरेक्टर बने हो। लेकिन तो अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर डायरेक्टर है, उसके लिए एमओए का क्या काम है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और आउटसाइडर के बीच में, कि आज मैं किसी कंपनी का मेंबर या डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे देखना होगा उसका एमओए, कि यार कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है, वो ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात हो गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, हर कंपनी को बनाना पड़ता है। आर्टिकल्स, ये जो शब्द है आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, कि भैया कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे शेयर्स इशू करेगी, कैसे बायबैक करेगी, कैसे डिविडेंड ले का इशू लेकर आएगी, कैसे उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, कैसे रिमूव होंगे, कंपनी के जो भी इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इंटरनल रूल रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? सर इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस तो कंपनी के मेंबर्स पे एप्लीकेबल होते हैं या कंपनी के इंटरनल लोगों पर एप्लीकेबल होते हैं। क्या कोई आउटसाइडर जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्या उसके ऊपर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं वो एप्लीकेबल होंगे? नहीं सर, वो नहीं होंगे। आज सपोज करो मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है, सपोज करिए आप उस कंपनी के मेंबर हैं, और मैं ये बोलता हूं कि अब आपका फलाने चैप्टर का पर्टिकुलर डे पर टेस्ट होगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो। पर मैं रोड पे किसी बच्चे को पकड़ के बोलूँ हाँ बेटा बैठ टेस्ट दे दे, वो बोलेगा भैया मैं आपकी कंपनी का मेंबर ही नहीं हूँ भाई, मेरे ऊपर रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते। इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिलेशन बनाता है कंपनी और उसके इंटरनल लोगों के बीच में। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, क्लियर है, पर सर मेरे को एक डाउट है। सर एक बात बताओ, आपने बोला कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज आते हैं। मेरे को ये पता है कि ये जो लास्ट वाला क्लॉज है एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये बताता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस वक्त उसके कितने मेंबर या डायरेक्टर थे। और एक बार ये क्लॉज बन जाता है ना, फिर ये चेंज नहीं होता। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस वक्त कितने मेंबर या डायरेक्टर थे, तो चाहे से कंपनी 50 साल बाद में भी ये क्लॉज तो सेम रहेगा ना, कि जब इनकॉर्पोरेट हुई थी उस वक्त कौन बंदा मेंबर था, कौन डायरेक्टर था। लेकिन बाकी के जो 5 क्लॉज हैं इसके, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये ऑल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और इनके चेंज को डिफाइन किया जाता है सेक्शन 13 में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑल्ट्रेशन है वो सेक्शन 13 में आता है। एक एक करके हम इसके क्लॉजेस को ऑल्टर कर लेते हैं। आपके कोर्स के अंदर जो ऑल्ट्रेशन दिया हुआ है वो सिर्फ नेम क्लॉज का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का और ऑब्जेक्ट क्लॉज का दिया है, बाकी का ऑल्ट्रेशन नहीं दिया है। फिर डायरेक्टली एओए पे आ जाते हैं, तो एक बार वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी के नेम क्लॉज को, नाम को ऑल्टर करना। तो इसमें एक तो होता है कंपनी खुद अपने नाम को ऑल्टर करना चाहती है, अपनी मर्जी है, कंपनी बोल रही है कि मुझे मेरा नाम चेंज करना है, वॉल्यूंटरी, मेरी मर्जी से चेंज करना है। और एक होता है कि कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ रहा है,
क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में फॉल हो गई है कि लॉ बोल रहा है कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। पहले हम वॉलंटरी की बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो दो कंडीशन फुलफिल कर दे। पहली कंडीशन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ले ले, जिसके लिए वो INC 24 में एप्लीकेशन लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ले। और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाए तो फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे। हाँ, इसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आता है INC 26 के अंदर। वो हम देख लेंगे, बात की बात है। आ रही है मेरी बात समझ में? वो बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस में वो तब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो कि अगर कोई भी कंपनी अपना नाम ऑल्टर करना चाहती है तो दो कंडीशन है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए INC 24 में एप्लीकेशन लगेगी, अप्रूवल आ गई, स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल होगा। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कंपनी किसी भी पर्पज के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है तो 30 दिन के अंदर अंदर MGT 14 फाइल किया जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर MGT 14 फाइल किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक डाउट है। सपोज करिए सर कोई कंपनी है और वो कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, लेकिन उसके नाम में ऐसे सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। उस कंपनी के नाम में सिर्फ प्राइवेट वर्ड को या तो ऐड किया जा रहा है या प्राइवेट वर्ड को डिलीट किया जा रहा है। सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट वर्ड को ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, बाकी पूरा नाम एज इट इज है। मतलब सपोज करिए कि कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब उसका नाम चेंज करके हम उसमें प्राइवेट शब्द को ऐड कर रहे हैं, या उसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नाम चेंज करके प्राइवेट शब्द को हटा रहे हैं, बाकी पूरा नाम सेम है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। बट याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में डिफॉल्टेड ना हो। मतलब उसने पब्लिक से पैसा लिया था और फिर पैसा वापस नहीं किया, या वो अपने डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल नहीं करती, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती, वो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। ये तो हमने बात करी वॉलेंट्री नाम चेंज की। अब हम बात करेंगे कंपलसरी। कंपलसरी में क्या होता है? कंपलसरी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पता लगा कि यार एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे मैं आपको ना इसका एग्जांपल देता हूँ। क्लास में तो जब हमने पढ़ा था तब मैंने एयरटेल का एग्जांपल दिया था आपको, अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो अलवर के अंदर ना, राजस्थान में जो अलवर है उसके अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और कंपनी ने अपना नाम रखा तोताराम कंपनी। इस नाम से पहले से एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी तोताराम कंपनी, जो कि मिठाइयाँ बनाती थी, नमकीन बनाती थी, कचौड़ी समोसे बनाती थी, बहुत फेमस। लोग मतलब उसके नाम पे, उसके ऊपर, उसके टेस्ट पे भरोसा करके खरीदा करते थे। एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसी के नाम से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात पता लगी। क्या पता लगा? कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसका नाम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के नाम से मिलता जुलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिस दिया। क्या दिया? नोटिस दिया कि तुम अपना नाम चेंज करो। तो इस न्यू कंपनी को कितने टाइम के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा? विद इन 3 मंथ्स। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता लगा? स्यूमोटो खुद को पता लगा, या उसके पास किसी ने एप्लीकेशन लगाई। पर इस पुरानी कंपनी ने नहीं लगाई, किसी ने भी लगाई पर इसने नहीं लगाई, क्योंकि इसका प्रोविजन अलग है। यहां तक समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता लगा? स्यूमोटो खुद को या किसी और ने एप्लीकेशन लगाई, इसने नहीं लगाई। पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब हम दूसरा। सपोज करो ये तोताराम जो पुरानी कंपनी है ये ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा रही है, तो ये कब तक लगा सकती है? जब न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 3 साल तक। आज सपोज करो ना, जब ये नई वाली तोताराम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी
तो क्या कस्टमर्स अब इसके पास में जाने लगे होंगे सोच कर कि ये इसी की ब्रांच है? तो क्या इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा? यार 3 साल में तो पता ही लग जाना चाहिए ना। तो जिस दिन नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 3 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस लगा। कौन लगा रहा है? ये कंपनी लगा रही है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिस देगी नाम चेंज करो, तो उस केस में इसको 6 महीने का टाइम मिलेगा। देखो ये यहाँ पे पूरा लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस दे रही है तो वैसे 3 महीने, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन ओल्ड कंपनी खुद ही लगा रही है तो वो 3 साल के अंदर लगा सकती है। उस केस में 6 महीने का टाइम मिलता है नई कंपनी को नाम चेंज करने का। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे ऑल्टर होता है। देखो जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस को 4 तरीके से ऑल्टर किया जाता है। पहला होता है कि कंपनी का कुछ भी मतलब ना तो सिटी चेंज हो रही है, ना आरओसी, ना स्टेट, सेम सिटी में है। जैसे लेट सपोज हमने एक एग्जांपल देखा था, मैंने आपको बोला था मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, ये कहां पर है? ये जयपुर में है। 22 गोदाम पर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो जयपुर सिटी हो गई, राजस्थान स्टेट हो गया, और राजस्थान के आरओसी में रजिस्टर है। अब ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके कहां पे जा रहा है? जयपुर के अंदर ही मानसरोवर में जा रहा है। तो ना तो सिटी चेंज हुई, जयपुर का जयपुर में रह गया, आरओसी और स्टेट्स चेंज हुआ ही नहीं। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन। पर इतना याद रखना, जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आईएनसी 22 फाइल किया जाता है आरओसी के पास। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन, कि कंपनी पहले जयपुर में थी, अब जयपुर से अजमेर जा रही है, मतलब सिटी चेंज हो रही है। स्टेट सेम है राजस्थान, आरओसी भी सेम है, सिर्फ सिटी चेंज हो रही है। तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन, तो 2 फॉर्म फाइल होंगे। एक तो आईएनसी 22 तो होगा ही होगा क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है। स्पेशल रिजोल्यूशन है तो एमजीटी 14 फाइल होगा। तीसरा आ जाता है कि सर आरओसी चेंज हो रहा है, मतलब सिटी भी चेंज हो रही है। थर्ड टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें कंपनी की सिटी चेंज हो रही है, उसमें कंपनी का आरओसी चेंज हो रहा है, पर स्टेट सेम है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल? नॉर्मली तो एक स्टेट में एक आरओसी होता है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टेट चेंज हो रहा है आरओसी सेम है? भारत में सिर्फ दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है, एक तो महाराष्ट्र है और एक तमिलनाडु। अगर कोई कंपनी आरओसी चेंज कर रही है बट स्टेट सेम है तो उसके लिए उसे रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है आईएनसी 23 में, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है आईएनसी 26 में। बाकी ये दोनों फॉर्म तो फाइल होंगे ही होंगे, आईएनसी 22 और एमजीटी 14। फोर्थ टाइप का ऑल्ट्रेशन आता है कि सर स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में ना ये जो थर्ड टाइप का ऑल्ट्रेशन हमने पढ़ा था ये प्रोसेस सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा? हमने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि अगर स्टेट सेम है, भले ही आरओसी चेंज हो रहा है, तो अप्रूवल ली जाती है रीजनल डायरेक्टर से। रीजनल डायरेक्टर, रीजन का डायरेक्टर, एरिया का डायरेक्टर। ये रीजनल डायरेक्टर के पास में एक स्टेट के अंदर की पावर होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट भी चेंज हो रहा है, आरओसी तो चेंज हो ही रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहां रीजनल डायरेक्टर की पावर नहीं है क्योंकि रीजनल डायरेक्टर स्टेट लेवल की अथॉरिटी है। जबकि यहां तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सेंट्रल बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक पूरी तरीके से बढ़िया समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर। अगर किसी कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन, मैटर खत्म। जैसे सपोज कीजिए आज एक कंपनी है, उस कंपनी ने पब्लिक को बोला कि मैं आज वो कंपनी अगर अपना मेन ऑब्जेक्ट ऑल्टर कर रही है, मेन ऑब्जेक्ट, तो मैंने बोला जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन 30 दिन में एमजीटी 40। पर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करिए एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट कुछ है और वो अपना मेन ऑब्जेक्ट ऑल्टर नहीं कर रही, बल्कि उसने पब्लिक से
पैसा रेज किया था, उसने पब्लिक से पैसा लिया था, उसने पब्लिक को बोला कि आप मेरे पास में पैसा जमा कराओ, मैं उस पैसे से एक वाटर प्लांट लगाऊं, पानी का प्लांट, और वहां से प्रॉफिट होगा, तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी कमाई हो जाएगी अच्छी खासी। पब्लिक बोली कि आप पैसा वाटर प्लांट में लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे, तो हम पैसा देते हैं। 100 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया दिया, 100 करोड़ रुपए आ गए। वो कंपनी बोल रही है कि मैंने पब्लिक से जो पैसा रेज किया था 100 करोड़, किस पर्पस के लिए? पानी के प्लांट के लिए। मैं वो पानी का प्लांट नहीं लगाऊं, बल्कि कोई नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मतलब कंपनी मेन ऑब्जेक्ट ऑल्टर नहीं कर रही है। वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए पब्लिक से पैसा रेज किया गया था, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए पब्लिक से पैसा रेज किया गया था, वो ऑब्जेक्ट ऑल्टर किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऑल्टर किया जा रहा है। तो फिर उस केस में तो फिर उस केस में जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन जनरल मीटिंग किसकी होगी? जब मेन ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो रहा था ना, तो कंपनी ने अपने सभी मेंबर्स को बुलाया था। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए पब्लिक से पैसा लिया था, तो सिर्फ उतने लोग जनरल मीटिंग में आएंगे जिन्होंने पैसा दिया, 100 लोग। और अगर उसमें से 75% या उससे ज्यादा ने फेवर में वोट दे दी, तो ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बट कंडीशन है, 100 करोड़ में से एक सिंगल रुपया यूज में नहीं आना चाहिए, कोई भी पैसा यूज में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो मीटिंग में 80 लोगों ने बोला कि ठीक है, आप ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास हो गया, क्योंकि 75% अप्रूवल चाहिए। पर 20 लोगों ने बोला नहीं, हमने जो पैसा दिया था वो वाटर प्लांट के लिए दिया था, अब आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, हम खुश नहीं है। लेकिन आपने तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करवा लिया, हमारा पैसा डूब गया क्या? लॉ बोलता है आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब कंपनी उनको उनका 20 करोड़ रुपया वापस कर देगी और 80 करोड़ से अपना ये वाला प्रोडक्ट चालू रखेगी। तो यहां पर हमने अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज भी ऑल्टर कर लिया। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज आपके कोड्स में नहीं है, फिर भी मैंने दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन पे। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन पे। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी को अपना एओए ऑल्टर करना है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, 30 दिन में आरओसी को एमजीटी 14 फाइल करो, एओए ऑल्टर हो गया, खत्म हो गई बात। अगर आपको अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना है, तो जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, 30 दिन में एमजीटी 14 फाइल करो, बात खत्म। लेकिन एक बात बताना मेरे को, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड कंपनी, और अब वो अपना एओए ऑल्टर कर रही है, और एओए ऑल्टर करने का इफेक्ट क्या आ रहा है कि उस कंपनी के एओए में अभी तक सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी के जो 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं, कि मैक्सिमम मेंबर 200, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है सिक्योरिटीज, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, वो तीनों रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शन एओए में अभी तक नहीं आती थी, पर अब आने लग जाएंगी। कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर कर रही है और बोल रही है कि मैं ऑल्टर कर रही हूं, ऑल्टर करने से पहले ये तीनों रेस्ट्रिक्शन मेरे एओए में नहीं आती, बट ऑल्टर जब हो जाएगा एओए, तो वो रेस्ट्रिक्शन आने लग जाएंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंपनी पहले पब्लिक थी, अब प्राइवेट बन रही है,
और जब ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है जब कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बनती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, ये आपने यहां पर बताया भी हुआ है नोट्स में। क्लियर है सर ये चीज। अब हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर। क्या मतलब है भाई? बियॉन्ड द पावर मतलब वो काम किया जा रहा है जिस काम की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। जिस काम की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको। सबसे ऊपर ना कंपनीज एक्ट होता है, मतलब जो कंपनी एक्ट में लिखा है वही काम कंपनी कर सकती है। जिस काम के लिए कंपनीज एक्ट में मना किया गया है कंपनी वो नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट को फॉलो करके एमओए बनता है, और कंपनीज एक्ट एंड एमओए को फॉलो करके एओए बनता है। अगर किसी कंपनी ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब कंपनीज एक्ट उस बात की परमिशन ही नहीं देता कि कंपनी ऐसा काम कर सकती है, कंपनी ने किया, तो वो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स है और उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो इलीगल है, वॉइड है, कंपनी पे पेनल्टी लगेगी। अच्छा सपोज करो कंपनी ने कोई ऐसा काम किया, ऐसा ट्रांजैक्शन किया जो एमओए के बियॉन्ड है, ये भी अल्ट्रा वायर्स है और इसको भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? क्या आता है एमओए में? एमओए में कंपनी का नाम आता है, एड्रेस आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप सो रहे हो और मैं आपको गहरी नींद से उठाऊं और बोलूं बेटा नाम क्या है, आप अपना नाम गलत बोल दोगे क्या? ऐसे बोल दोगे अमिताभ बच्चन है मेरा नाम"? नहीं। आप सोचो ना कि कंपनी एमओए के बियॉन्ड जा रही है, मतलब कंपनी अपना नाम गलत लिख रही है। कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कुछ और नाम लिख दिया। एमओए में नाम कुछ और है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नाम लिख दिया। फ्रॉड कर रहे हो। नाम इसलिए आपने गलत लिखा है क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो। एम कंपनी बनी है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कपड़ा मैन्युफैक्चर करने के लिए। भाई साहब एमओए के बियॉन्ड जा रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। इसलिए अगर आपने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम किया या एमओए के बियॉन्ड जाकर काम किया तो वो इलीगल है, वॉइड है, और उसको रेक्टिफाई करेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपने एओए के बियॉन्ड काम किया, या किसी डायरेक्टर ने अपनी, डायरेक्टर जब अपॉइंट हुआ तो उसको उसका स्कोप बताया गया कि तू ये काम करेगा, इतनी तेरी पावर है, इतनी अथॉरिटी है, उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया या कंपनी ने एओए के बाहर काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेक्टिफाई कर देंगे। लेट सपोज कंपनीज एक्ट बोलता है कि कोई कंपनी अगर बाईबैक करना चाहे तो कर सकती है, अपने शेयर वापस पब्लिक से परचेज करना चाहे कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंपनी के एओए में ऑथराइज होना जरूरी है। अब एक कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके एओए में ये नहीं लिखा हुआ वो बायबैक कर सकती है, और मान लो उसने बायबैक किया तो उसने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो नहीं गई। हाँ वो अपने एओए के बियॉन्ड गई तो कोई बात नहीं ना, एओए को ऑल्टर कर लो, रेक्टिफाई हो जाएगा काम। आ गई मेरी बात यहां तक समझ में? ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब आपके दो डॉक्ट्रिन और आ जाते हैं। एक आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है? देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, कंपनी के फेवर में बात करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में बात करता है। वो ये बोलता है कि सपोज करो कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी इस कंपनी के पास में प्रपोजल लेकर आई। सपोज करो इस कंपनी का ऑब्जेक्ट
इस कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि ये शू मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। अब एक थर्ड पार्टी इस कंपनी के पास में प्रपोजल लाई कैमरा मैन्युफैक्चर करने का, तो इस पार्टी की गलती है, क्योंकि इसको हम एज्यूम करते हैं कि इसने कंपनी के बारे में पूरा इंटरनली चेक कर लिया होगा, इसने कंपनी का एमओए एओए पढ़ लिया होगा। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रही है कंपनी के पास में, तो इसकी गलती है। कल को ये कंपनी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन इसका अपोजिट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, वो ये बोलता है कि ये पर्सन जो है वो उतना ही इंफॉर्मेशन ले पाएगा जितना कंपनी ने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल। आज सोचो एक बार, ये थर्ड पार्टी इस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। अब लॉ ये बोलता है कि भैया तू कैमरे का ऑफर क्यों लेकर जा रहा है, जबकि इस कंपनी का ऑब्जेक्ट जूते मैन्युफैक्चर करने का है। ये थर्ड पार्टी बोलेगी साहब मेरी गलती नहीं है, देखो इस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसमें लिखा हुआ है ये कैमरा मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इसने झूठ लिखा है, इसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, या फिर पब्लिक डोमेन में इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में इंडोर मैनेजमेंट इसको प्रोटेक्ट करेगा। स्टूडेंट बोलता है जी हाँ सर, मेरे को यहां तक समझ में आ गया, बिंदास, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं हम लोग आगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये एक्सटेंशन ऑफ नेम वाला तो मैंने बता ही दिया। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन का। देखिए कन्वर्जन बहुत सारी तरीके से होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में, वॉल्यूंट्री भी हो सकती है, बाय लॉ हो सकती है, 1% कंपनी कन्वर्ट हो जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कन्वर्ट हो जाती है। पर यहां पर हम जो पढ़ेंगे अपनी इस रिवीजन क्लास के अंदर, वो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें, बस वो आपको याद रखनी है, बाकी उतना डिटेल में जाने का कोई मतलब है नहीं। अगर कोई कंपनी, मतलब सपोज करो आज कंपनी है एबीसी कंपनी, और वो बोल रही है कि अब मैं कंपनी का स्टेटस छोड़ना चाहती हूं और मैं एलएलपी बनना चाहती हूं, मैं एलएलपी एक्ट 2008 में एज एलएलपी रजिस्टर होना चाहती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके लिए पहले आप बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछ लो कि तैयार हैं क्या वो कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होने को, रेजोल्यूशन पास करा लो। फिर उसके बाद में क्या करना है, एमसीए 21 की वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर आपको एक फॉर्म मिलता है रन एलएलपी नाम का। उस रन एलएलपी नाम के फॉर्म को फिल करके अपने नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है, अप्रूवल ले लेनी है आरओसी से। और क्योंकि आप एलएलपी बन रहे हो तो आपको एग्रीमेंट करना है, क्योंकि इसमें पार्टनर होते हैं तो एग्रीमेंट कर लो। हालांकि ये बोला जाता है कि एग्रीमेंट ऑन द स्पॉट ना करो, भले ही जब इनकॉर्पोरेट हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर ई फॉर्म 3 में एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट में क्या क्या आएगा कि एलएलपी का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है, कितने परसेंट के लिए पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनकी राइट्स ड्यूटीज क्या है, किस टाइप का बिजनेस करेंगे वो, ये लो। फिर उसके बाद में कन्वर्जन के लिए आरओसी के पास में ई फॉर्म 18 फाइल किया जाएगा, जिसमें फाइल किया जाता है कि शेयर होल्डर्स कौन है एलएलपी के, असेट्स लाइबिलिटीज कितनी है। और जब ये सब कुछ हो गया तो लास्ट में एक फॉर्म फाइल किया जाता है URC 1, जिसमें बोला जाता है कि अब मैंने जितना प्रोसेस था वो फुलफिल कर लिया, अब मुझे एज एलएलपी रजिस्टर कर लो। क्लियर ये चीज यहां तक। अगर सपोज करो एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो भी ये URC 1 फाइल होता है। चाहे से आप कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हो, चाहे से एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो, URC 1 फाइल होता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। वो ये बोलता है अभी तक मैं कंपनी की तरह काम करता था, अब मुझे एलएलपी की तरह रजिस्टर कर लो, या अभी तक मैं एलएलपी की तरह काम करता था, अब मुझे कंपनी की तरह रजिस्टर कर लो। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपका ये चैप्टर 1 एंड होता है। मैं दोबारा से बता देता हूं प्यारे बच्चों कि ये जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है ये पूरा हमने रिवीजन किया है इसका, इस बात को ध्यान में रख के कि एग्जाम के टाइम पर जब आप पेपर देने के लिए जाओगे
तो उस टाइम पर क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि जो मेजर पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपकी आंखों के सामने एकदम से आ जाए। क्लियर? हालांकि ये बोलना सही रहता है कि रिवीजन आपको यूजफुल 100, ये जो हमने रिवीजन पढ़ा ये आपके लिए 80% यूजफुल है, अगर आपने पहले कभी चैप्टर 1 को नॉर्मली नहीं पढ़ा है तो 80% आपके लिए यूजफुल है। लेकिन अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो हमने 15-18 घंटे लगाकर अपनी क्लासेस के अंदर पूरा पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ करा था, और फिर ये रिवीजन क्लास, तो ये 100% हेल्पफुल है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं है, मोर देन 80% ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में समरी बुक के थ्रू इसको कंक्लूड किया है। क्लियर बच्चों? तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग यहां तक इस चैप्टर को पढ़ें, रिवाइज करें। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।